मोदी नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, शिव साधना में लीन हैं। और इसके साथ ही कुछ देर पहले नारी शक्ति के साथ भी उनका संवाद हुआ जब सड़क मार्ग के जरिए वो गुजर रहे थे। और उन्होंने मंगलवार को भी कहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, और एक बड़ी बात उन्होंने कही थी जिसमें पश्चिम बंगाल इलेक्शन का भी जिक्र किया था और कहा कि महिलाओं का बड़ी संख्या में आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। किस तरह से ओम तिवारी जी देखा जाए, कितना बड़ा मैसेज है आज के दिन प्रधानमंत्री का बनारस में होना, और जब दूसरे चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, महिलाओं का जिक्र होना, महिला शक्ति का जिक्र होना और महिलाओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को मिलना। देखिए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने पूर्व में भी देखा है, कुछ भी बड़ा या कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा के पहले जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समय कभी केदारनाथ हो, कभी काशी विश्वनाथ जी हो, कभी गंगा आरती हो, इस सभी चीजों वो बहुत धार्मिक और जो ईश्वर में विश्वास रख के जो नए डेवलपमेंट की काम के साथ साथ देश की प्रगति उन्नति में विश्वास जो वो रखते हैं, ये एक नई आस्था का संकेत और ये चीज हम लोग में सभी को बतलाता है। और जिस तरीके से बंगाल चुनाव आज का सेकेंड फेज है, बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ के पास यही प्रार्थना लेके पहुंचे हैं कि देश का मंगल हो, देश आगे बढ़े, देश का उन्नति प्रगति हो। बिल्कुल निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि काशी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री का आज वहां मौजूद होना, जब अंतिम चरण का रण इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है, क्या संकेत है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से पूर्वी भारत का या यूं कहें कि आध्यात्मिक राजधानी जिस तरीके से बनारस को कहा जाता है, और बनारस के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो अभी तस्वीरें आ रही है, पूरे देश को एक संदेश जाता है और यही संदेश कहीं ना कहीं बंगाल के मतदाताओं को भी पहुंच रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो चल रही है बंगाल में चुनाव की चर्चा, देखिए आपको इस चीज को देख करके आप इस चीज से सहसा ही सहमत हो जाएंगे कि इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का चुनाव है, क्योंकि आज जिस तरीके से सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, और ये देख करके बंदा बड़ा आश्चर्य होता है कि जो टीएमसी या टीएमसी के समर्थक जो कहते हैं, वो कहते हैं कि इतने सुरक्षा बल लगा करके वहां भय का माहौल पैदा कर दिया। मेरे को तो आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि आदमी देसी बमबाजों के बीच में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है या सुरक्षा बलों के बीच में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो आज अगर वहां पे इतनी सेंट्रल फोर्सेस अगर वहां पे लगाने से ये कहते हैं माहौल असुरक्षित हो गया, तो इससे ये चीज अंदाजा लगाई जा सकती है कि मंतव्य या इससे पहले कि जो चुनाव है वो कैसे रहे होंगे। और दूसरी बात आपको ये चीज भी दिखाई देगी, देखिए 2-3 बिंदुओं पे मतलब यहाँ पे प्रकाश डालूंगा। पहला, ममता बनर्जी, पिछले 6 महीने से ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर अगर आप गंभीरता से अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जो ममता बनर्जी कभी आक्रामक राजनीति किया करती थी, 6 महीने पहले वो आक्रामक राजनीति के मूड में थी, चाहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, चाहे तमाम चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर के। उसके बाद में वो रचनात्मक राजनीति के मुद्दे पे आई और अब कहीं ना कहीं रक्षात्मक यानी कि विक्टिम कार्ड खेल रही है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इससे आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर उनको भी आभास हो रहा है कि इस बार जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है। रही बात जो अभी बंगाल के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहा है, मैं इन चुनावों को 2011 के चुनावों से मिला करके जब मैं देखता हूं तो 2011 से पहले आपको पता होगा वहां पे जिस तरीके से वामपंथी सरकार थी और ऐसा ही वहां पे भय का वातावरण एक बना हुआ होता था। 2011 के अंदर जो तत्कालीन गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इसी तरीके से बंगाल के अंदर सेंट्रल फोर्सेस और पूरा का पूरा जाब्ता और इंतजाम करके
वहां पे चुनाव करवाया था, उस समय ममता बनर्जी बड़ी खुश थी और उस समय ममता बनर्जी जनता से यही कह रही थी ठीक है कि सुमित अब मल्होत्रा आप जी, सुरक्षा एजेंसियों से, क्योंकि एनआईए की भी वहां पर कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग हो रही है और जो सीआरपीएफ की तैनाती वहां पर की गई है, उससे परेशानी क्या है? क्योंकि बार बार टीएमसी के कई नेताओं को हम सुन रहे हैं सवाल उठा रहे मैं हैं। 10 सेकंड एक बात और कहना चाह रहा था, जल्दी से पूरा कीजिए सर, उसके बाद सुमित जी जवाब देंगे। हाँ, तो 2011 के अंदर ममता बनर्जी जिस मुद्दे को लेकर के वहां पे सत्ता में आई, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे रिजीम तो चेंज हुई, लेकिन रीजन चेंज नहीं हुआ। चुनाव की जो वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां वो जस की तस बनी रही। जो वामपंथी कैडर था वो सारा का सारा टीएमसी कैडर बन गया। वही टोलेबाजी, वही वहां पे सारी की सारी वो कटमनी, वही सारा का सारा खेल। ठीक है सुमित जी, सुमित जी जवाब देंगे। सुमित जी, ममता बनर्जी को कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, कई सारे आरोप लगा रही थी, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ममता बनर्जी जो बात कह रही है वो सही कह रही है। जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स की आड़ में आप खेल खेलना चाह रहे हैं बंगाल में, आप देखिए सेंट्रल फोर्स को लेकर के हमारे प्रत्याशियों के घरों पर कल रात में भी, आज सुबह भी भेजा गया है कि आप लोग घरों से बाहर मत निकलिए। फराज हकीम साहब जो मेयर हैं, हमारे मंत्री भी हैं, उनके घर पे कल रात में फोर्स भेजी गई है, सेंट्रल फोर्स, लोकल पुलिस नहीं सेंट्रल फोर्स जा रही है। और जिस तरीके से आप देखिए एक नहीं, बड़ी अजीब सी बात है सुमित जी, बीजेपी कह रही है कि अगर बम्पर वोटिंग होगी, ज्यादा मतदाता घर से निकलेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, और आप कह रहे हैं कि फोर्सेस वहां पर इसलिए डिप्लॉय की गई है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को वोट करने से रोका जाए। तो एक तरफा बात करिए ना सर, या तो बम्पर वोटिंग आपके खिलाफ जा रही है। बोलिए। नहीं, देखिए वोटिंग अच्छी हो रही है, वोटिंग अच्छी होगी, इससे निश्चित रहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ चाटुकर्ता लोग बैठ करके कह रहे हैं कि साहब ये भय का डर खत्म हो गया और वो पोलिंग अच्छी हो गई और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की हो रहे हैं, तो इन लोगों को मैं याद दिला दूं, चाटुकर्ता को, लोगों को नहीं, वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलेगी सर आपको। नहीं, माफ कीजिए सुमित जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। आप कह रही है नाम लिया, मैं तो नाम ही नहीं लिया। चाटुकारिता में क्या गलत है? किसी की चाटुकारिता कर रहा है, करने दीजिए, हमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, कोई किसी के लिए करे अच्छी बात है। पर आज जिस तरीके से बंगाल में हमने देखा कि सीआईएसएफ और सेंट्रल फोर्स को लेकर के हमारे प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है, दीदी सही तो कह रही है। क्या अगर ऐसा ही था, निष्पक्ष थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यही आरोप अगर बीजेपी लगाती है तो आप उसे पॉलिटिकल आरोप बताते हैं, और यही बात अगर आप कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी बात को सही माने। वंदना जी, इसमें एक साक्षी ये भी है, भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह ने अभी कल परसों जिस तरीके से एक हमारे सौरभ सिंह के ऊपर हमला करा है, घुस करके वहां पे हमारे ऑफिस के वहां पे, पार्टी कार्यालय के वहां पे सीएसएफ और इनको फोर्स को लेकर के, क्या वो सही था? वीडियो सब जगह वायरल हो रही है, वो दंगई कर रहे हैं अर्जुन सिंह, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने टीएमसी के ही लोगों को इतनी अराजकता, डर का माहौल, इसीलिए तो चुनाव आयोग का कहना है कि हमने वहां पर फोर्सेस लगाई हैं ताकि लोगों के मन से वो डर निकाला जाए, लोगों को बड़ी संख्या में बाहर निकाला जाए। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम में हैं और किस तरीके से त्रिशूल और डमरू हाथ में उन्हें भेंट किया गया। और आप देखिए कि कुछ देर पहले ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री का ये महादेव के भक्त वाला अंदाज है, आप देख सकते हैं। शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य है जब जब यहाँ आना होता है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है। भ्यो भागम भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति भ्यो भागम भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो तो एक तरफ बीजेपी के लिए कड़ा इम्तिहान पश्चिम बंगाल में, दूसरी ओर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अक्षय जी, इन तस्वीरों के साथ साथ जवाब दीजिएगा सुमित मल्होत्रा जी के भी सवालों का, और पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है दूसरे चरण के रण के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि निर्णायक भूमिका रहेगी। इससे पहले ममता बनर्जी दावा कर चुकी हैं 100 पार हो चुका है पहले इलेक्शन में, यानी पहले फेज में, और दूसरे चरण में भी वो कह रही है कि आंधी है टीएमसी की। क्या जवाब होगा आपका? वरना जी देखिए, एक तो अभी से थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पे दो चेहरे दिखाई दे रहे थे। हाँ। तो एक तरफ ममता बनर्जी बोल रही थी, एक तरफ माननीय मोदी जी काशी में थे। तो आप उस दोनों फोटो में साफ देख सकती है किसको भय लगा हुआ है और कौन भरोसे से काम कर रहा है।
माननीय मोदी जी पर सब लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए बंगाल की जनता इस बार बम्पर वोटिंग के लिए उतरी है और परिवर्तन के लिए उतरी है। रही बात दूसरी जो आपने बोला कि किस तरह से यहाँ पर आदित्य भाई, अक्षय भाई, जिस तरीके से एक मिनट, मेरा समय है, मुझे सुमित जी आप ही का सवाल पूछा है सर, बात पूरी होने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, समझ में नहीं आया। प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। अब रही बात की सुमित जी ने जैसे बोला, सुमित जी एक मिनट, अभी जैसे सुमित जी ने बोला कि सीआरपीएफ के कई सारे वीडियो वायरल हुए और जो भी चीजें, देखिए एक चीज आप समझिए कि आज तक बंगाल के इतिहास में, आप भी इतने दिन से रिपोर्टिंग में हैं, आपने कभी ये चीज सुना है कि बंगाल में इलेक्शन में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कोई कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई? पिछले इलेक्शन में लगभग सूत्रों के हिसाब से, सूचनाओं के हिसाब से, कि 300 के लगभग कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। आपने इस बार इलेक्शन में एक बार भी सुना कि एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के, अक्रॉस द पार्टी, किसी भी पार्टी का एक भी बंदा मरा, एक भी कार्यकर्ता की मौत हुई? नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्यों? इसका मेन कारण ये था कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार ठान लिया था कि यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान कैसे होगा? सिर्फ भाषण देके तो होगा नहीं, उसके लिए तो अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़ेंगे, उसके लिए तो सुरक्षा लोगों को देनी पड़ेगी। और इससे, जैसे कि अभी पैनल में ही किसी ने बोला कि आप अपने अर्धसैनिक बल के साथ ज्यादा सुरक्षित हैं या गुंडों के साथ ज्यादा सुरक्षित हैं? बट नेचुरल है कि हमारे अर्धसैनिक बल जिस तरह से हर बूथ पे, हर जगह पर बिछाए गए हैं और जो ज्यादा सेंसिटिव जगह है वहां पे ज्यादा फोर्स रखी गई है, इसी कारण मतदाताओं को ये भरोसा हुआ है कि इस बार अगर हम फील्ड में उतर के और वोट करेंगे तो हमारा वोट सही डलेगा, हम डाल सकते हैं, किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। सुमित मेहरोत्रा जी, अगर बम्पर वोटिंग हो रही है और बढ़ चढ़कर मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि वोटिंग पैटर्न बदलने की वजह यही कि सुरक्षा का माहौल बना है और सीआरपीएफ की वजह से, केंद्रीय फोर्सेस की वजह से? वंदना जी इसको उठा के आप 2021 का भी चुनाव देखिए, 2016 का भी देखिएगा, 2011 का भी देखिएगा, वोटिंग परसेंटेज ऐसे ही बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज जो कम होता था 2011 में, वोटिंग परसेंटेज उसके बाद से दर दबदर बढ़ता चला गया। 93% कभी नहीं हुआ ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में। नहीं, इसको जो चाटुकारिता चैनल्स है ना, वो कह रहे हैं कि 92% बहुत ज्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। चाटुकार बता देते हैं सुमित जी, आप सर्टिफिकेट बांटने आए कि अपनी बात रखने आए? अरे सुन लीजिए, बोलिए, आपको मौका दिया है, बोलिए। बिल्कुल, जो एसआईआर में नाम कटे हैं उनको आप जोड़ेंगे, अगर इधर जोड़ देंगे, जो नाम 26 लाख वोट अभी भी कट गए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और चुनाव आयोग इसके ऊपर बोलने को राजी नहीं है, जो 26 लाख वोट नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं एक भी वोट रहना नहीं चाहिए, सभी वोट रहेंगे। जो 26 लाख परिवार वोट नहीं कर पाएगा उसका दुख नहीं है, इनको कोई वो नहीं है कि 26 लाख वोट नहीं कर पाएगा। वही अगर उठा ठीक है। ओम तिवारी जी, सुमित जी कह रहे हैं कि एसआईआर का गणित है जो आपको बम्पर वोटिंग में नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी, जो सुमित भाई जी हैं वो जो बोल रहे हैं कि 26 लाख वोटरों को नाम काटा गया है, मुझे शायद लग रहा है कि उनको ये जानकारी नहीं है, या एसआईआर की जो नाम लिस्ट से हटने का जो टोटल प्रोसेस है वो कैसे हुआ, शायद उनको जानकारी नहीं है। मैं और एक बार स्पष्ट कर दूं, वो भी सुन लेकर गया। एसआईआर पहले मुझे और ध्यान से सुनिए, आप अरे तो धैर्य रखिए। नहीं ओम तिवारी जी, वो तो कह रहे हैं कि जानकारी बढ़ा दीजिए, हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है। ओम तिवारी जी थोड़ा आराम से सर, आराम से बोलिए। मालूम है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मालूम है। जानकारी लीजिए। हम पंडित नहीं है भैया, हम पंडित नहीं है, हम पंडित नहीं है, आप पंडित बन रहे हैं, आप पंडित बन रहे हैं, आप पंडित। आप कह रहे हैं कि जुडिशियरी और ट्रिब्यूनल किसी भी पार्टी या किसी भी सत्ता की तरफ झुक के काम किया है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आपकी तरफ लालच है जो इंडियन जुडिशियरी पर सवाल उठा रहा है। टोटल नाम प्रोसेस इलेक्शन कमीशन इंडियन जुडिशियरी के जजेस। नहीं ओम तिवारी जी, सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था सर, आप किधर भटक गए? तिवारी जी भटकाएंगे और भटका। ठीक है। अक्षय जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अक्षय जी बोलिए। ठीक है तिवारी जी रुकिए, अक्षय जी बोलिए। अक्षय जी, मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जैसे सुमित भाई ने बोला, जो नेता टीएमसी हैं, उन्होंने एक बात रखी, ये देखिए
किसी भी तरह से ये गलत नहीं है। मैथमेटिकली उन्होंने एक चीज ये सही रखा है कि 26 लाख वोट जिस तरह से अभी अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं सुमित भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आप एक लमसम अगर बात करें कि 7.5 करोड़ वोट थे लगभग बंगाल में, और अभी लगभग 6 करोड़ 70 लाख या ऐसे कुछ एक लमसम वैल्यू है। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था तो 82 to 83% की वोटिंग हुई थी लगभग, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये 26 लाख को एक बार के लिए कंसीडर भी कर लिया जाए, एक बार के लिए, और पूरी पोलिंग को भी कंसीडर किया जाए तो 3 से 3.5% का असर आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इससे ये लगभग वैल्यू पहुंचती है 85 से 86%। लेकिन आपको ये बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सारे वोट टीएमसी को जाते या बीजेपी को जाते, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आपका तथ्य एकदम सही है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि 85 से 86% पे हम लोग पहुंचते। लेकिन जो 93% पोलिंग हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने इस तरह से अपनी पोलिंग को कराया, इस तरह से सुरक्षा दिया है कि लोगों ने लगभग 8 से 9% ज्यादा पोलिंग हुई। और ये सामान्य, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्षय भाई अच्छा आप देखिए 2021, अक्षय भाई 2021 में भी वोटिंग परसेंटेज 83% थी ना। उससे पहले की आप देखिए वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है ना। हम तो खुद चाहते हैं कि घर से लोग निकले और जो देश के अंदर जो हो रहा है उसके खिलाफ भी वोट करें। लोग सब समझते हैं, बंगाल की जनता सब समझदार है। जिस तरीके से SIR में चाहे चीजें हुई हैं, लोग कहीं ना कहीं दुख तो है। आज आप माने ना माने अक्षय भाई, अगर आपको लगता है, हम ये कहते हैं कि जो नाम कटे हम उनके लिए खड़े हैं। हम ये नहीं कहते वो टीएमसी का है, भारतीय जनता पार्टी का, सीएम कांग्रेस का है, सीपीएम का। हम ये कहते हैं जनता है, जनता के वोट कटे। हम जनता के वोट की अधिकार की बात कर रहे हैं भाई। जब वो आज वो वोट नहीं कर पाएगा, बाद में वोट करेगा, उसका क्या फायदा? ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के जो नेता हैं वो बड़े मृदुभाषी तरीके से एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ऐसी भाषा होनी चाहिए और अपने तर्क आप रखिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आपस में भिड़ जाते हैं और गाली गलौज। देखिए वंदना जी, हमारे इनसे कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारे मतभेद बिल्कुल मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलिए निरंजन। वंदना जी, हाँ देखिए वंदना जी, पिछले कुछ वर्षों के अंदर भारत के अंदर क्या परिपाटी बन गई कि मतदान से पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा वोट मेरा है, कौन सा वोट उसका है। हाँ। तो उसके बाद में तो चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। शपथ दिलवा दीजिए खाली लोगों की, अपने आप के हिसाब से जनसंख्या की गिनती कर लीजिए, वहां पे मेरा इतना वोट है, इनका इतना वोट है। अरे भाई SIR की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। यहाँ पे तो 2 करोड़ लोगों के वोट कटे हैं। तो यहाँ पे किससे शिकायत करेंगे? और गाजियाबाद की जो लोकसभा संसदीय सीट है वंदना जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक आती है, जिसके अंदर 90,000 वोट कट गए। तो वो वोट किसके कटे होंगे? नहीं, क्या मानते हैं निरंजन जी, सुनिए, SIR एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं है? देखिए ऐसा है वंदना जी, आप मुद्दा चाहे किसी भी चीज को बना दीजिए, मेरा तो ये मानना है कि बंगाल में अगर 6.25 करोड़ लोगों को चुनाव आयोग ने वोट देने योग्य समझा है और 27 लाख लोगों को अगर संदेहास्पद स्थिति के अंदर बाहर रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर चुनाव आयोग अगर किसी को वोट देने का अधिकार से रोकता तो 6.25 करोड़ लोगों को वो अधिकार क्यों देता है? और फिर इसकी मॉनिटरिंग तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसकी मॉनिटरिंग तो पूरे देश के जो पूर्व न्यायाधीश है उनका पूरा का पूरा बंगाल के अंदर वो पैनल कर रहा था। अब ये जो अभी चर्चा कर रहे थे कि बेटा और बेटी का नाम है, बाप और माँ का नाम नहीं है, तो बेटा अगर किसी ने मान लीजिए दुर्भावनावश अगर किसी का नाम काटा है तो फिर वो बेटा और बेटी का नाम भी काट देता। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री सिस्टम में कमी है ना। अगर पासपोर्ट आप बनवाने जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका नाम आ जाएगा, लेकिन आपके माता पिता के पास डॉक्यूमेंट में कोई कमी, अगर पेश करने में कोई कमी हो जाएगी, उनका नाम इस इलेक्शन से पहले भी वोट डाला होगा निरंजन जी, इस इलेक्शन से पहले भी वो लोग वोट कास्ट करते रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स में तब कमी नजर नहीं आई। ये सवाल पूछा जा रहा है टीएमसी की ओर से। ऐसा है वंदना जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए। सुमित जी आ रही हूं आपके पास। निरंजन जी जल्दी से एक चीज बताइएगा, माँ बाप पहले आए थे या बेटा पहले आया था? बेटा पहले आया था या माँ बाप पहले आए थे? इसके ऊपर सुनिए, बताइएगा। हाँ मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक सिस्टम है इसके अंदर माँ बाप ये सब चीजें सेकेंडरी है, कागज प्राइमरी है। बेटे के पास पूरे हैं तो बेटा एग्जिस्ट करता है, अगर बाप
आपके पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना, यानी कि उसके पास डॉक्यूमेंट्री सिस्टम नहीं है, तो संविधान उसको एग्जिस्ट नहीं करता। वो संवैधानिक रूप से वो का नागरिक नहीं है भाई। आप इस चीज को समझते हैं। अजीब बात हो, तो ये संविधान मैंने थोड़ी बनाया है, अजीब जिन्होंने बनाया उनसे बात कीजिए। अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बात है। ठीक है ठीक है, मुझे लगता है इससे आगे बढ़ना चाहिए। सुमित जी बोलिए, उसके बाद ओम तिवारी जी आपकी बात। ठीक है सुमित जी बोलिए। भाई राजनीतिक वंदना जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे भाई जो बता नहीं पा रहे हैं, माँ बाप के पास कागज तो पूरे होंगे भाई, तभी तो बेटे के कागज बनते हैं। नहीं आप उनके कागज पूरे लाइए। निरंजन जी ठीक है, आपने अपनी बात कही, आपने जो समझाने का प्रयास किया वो बात आगे बढ़ गई। ठीक है, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। अब सुमित जी बोल रहे हैं, सुमित जी को आपकी बातों से कुछ दिक्कत हो रही है, वो बोल रहे हैं, बोलिए। उसके बाद ओम तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास। सुमित जी बोलिए। निरंजन जी, मुझे आप बताइए, माँ बाप जब आए थे, माँ बाप के कागज तो बने होंगे ना, माँ बाप की चीजें बने होंगे, माँ बाप के नाम काट दिए और फिर बेटे से कह रहे हैं आप दिखाइए अब कागज। ये कौन सा धर्म है? और जिंदा लोगों के नाम काटे गए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ओम तिवारी जी, यही वजह है कि टीएमसी कह रही है कि एसआईआर के नाम पर ये वोट हो रहे हैं, बम्पर वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, तो एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर लोगों की नाराजगी। ठीक है ओम जी बोलिए। ओम तिवारी जी बोलिए। जैसे वंदना जी, हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष, जैसे हमारे दादा परदादा जो लोग भी थे, हम लोग उनसे कभी पूछते भी हैं पहले बचपना में कि आपका बर्थ डेट क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ है। ये हालांकि बहुत नॉर्मल बात है कि वो लोग कहते थे, हमारे पूर्व दादा परदादा लोग, गांव के लोग, कि कागज नहीं है उनके पास। हमारे स्कूल में कोई भी माँ बाप ने हमारा बर्थ। वंदना जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तिवारी जी आपकी। हाँ निरंजन जी क्या कहना चाह रहे हो तिवारी जी, आपको समझ में आ रहा होगा। वंदना जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने अपने बेटा और बेटी का मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो मेरी धर्मपत्नी भी 10 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी कहने लगी हमने तो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो मैंने कहा ठीक है, इस बात से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अक्षय जी, ये एसआईआर बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं है, क्योंकि टीएमसी तो लगातार कह रही है कि एसआईआर के खिलाफ ही वोट हो रहा है, जितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। अक्षय जी देखिए, हमारी पार्टी ये मानती है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर एक प्रोसेस है, एक सामान्य प्रोसेस है जो कि पूरे इंडिया में हो रहा है, ये कोई बंगाल में स्पेशली नहीं हो रहा। नंबर 2 कि यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ पर मुद्दा है बेरोजगारी, यहाँ पर मुद्दा है भय, मुद्दा है गुंडागर्दी। यहाँ की सीएम जिस तरह से कहती है कि औरतों को 7 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, एक महिला मुख्यमंत्री ये चीज बोलती है। यहाँ पर मुद्दा ये है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि एक एमएलए बोलता है कि भागीरथी में हाथ पैर काट के बहा दिया जाएगा। यहाँ पर मुद्दा एसआईआर है ही नहीं, ये तो टीएमसी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया है। एक मिनट सुमित जी, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, 1 मिनट जस्ट गोली मार दी, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। अच्छा आप वंदना जी अगर ठीक है, अक्षय जी को बोले दीजिए, बड़े ही शांति से उन्होंने सबको सुना कर रही हैं। आप एक चीज देखिए कि जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था पैनल में कि ममता बनर्जी की राजनीति कैसे चल रही है। शुरुआत में उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर सीआरपीएफ आएगी तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, भय मुक्त मैं करके रहूंगी। यहाँ पर मछली खाने पर बीजेपी आएगी तो मछली बंद कर देगी, मांस बंद कर देगी। ये जितने प्रोपेगेंडे हैं अलग अलग तरीके से वो उन्होंने ये हासिल किए, लेकिन जनता इसके आड़े नहीं आई, वो उनको फर्स्ट पोल में दिख गया। अब जो अभी पैनल में किसी ने कहा, ये एकदम सही कहा उन्होंने। ठीक है, बंगाल की तस्वीर और तकदीर क्या बदलेगी और जनता का रुझान क्या है, ये तो 4 मई को पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच एक